Okay. Hello everyone and welcome to the next part in rates and returns जो कि हमारे CFA Level 1 का 2024 करिकुलम में से क्वांट सेक्शन का सबसे पहला लर्निंग मॉड्यूल ये चैप्टर है। और अब हम लोग इस चैप्टर के लर्निंग मॉड्यूल के एट्थ पार्ट चल रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मनी वेट रेट ऑफ रिटर्न देखा था और अब हम इस वीडियो के अंदर टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, राइट? ऑल्सो रिफर्ड एज TWRR। ओके, ये एब्रिविएशन है जो यूज़ की जाती है फॉर टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ व्हाट इज द टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न? द टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न gauges or helps us evaluate the compounded growth rate. Okay, the compounded growth rate representing how $1 compounds over a specific performance period. Okay, अब इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट जो आप लोग को समझने की ज़रूरत है, राइट? सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि ये $1 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये इट्स नॉट नेसेसरली ऑलवेज हैज़ टू बी $1. $1 हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यूज़ कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग ये किसी भी वैल्यू के ऊपर या किसी भी इन्वेस्टमेंट किसी भी अमाउंट के ऊपर ये कंपाउंड यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है, राइट? लेकिन ऑफ कोर्स $1, $100 नॉर्मली आप CFA इंस्टीट्यूट के या इवन हमारी वीडियोज़ में आप देखेंगे तो $1, $100, $1000 इस तरह की वैल्यूज़ ली जाती हैं, क्योंकि इट्स एक्चुअली ईजियर एंड फास्टर टू कैलकुलेट do the calculations faster, right? और ज़रा आसानी से भी हो जाती हैं। सो ये तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। और फिर आगे ये कि अब इसके जो समझने की बात ये है कि परफॉर्मेंस पीरियड जो है बेसिकली लेट्स से हमारा परफॉर्मेंस पीरियड 2 year पीरियड है। ओके, 0 दिस इज एट द प्रेजेंट पॉइंट टाइम। लेट्स से दिस इज T=2, यानी कि लेट्स से द टोटल होल्डिंग पीरियड इज 2 years। ओके, हम 2 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, पोर्टफोलियो बनाने लगे हैं, ठीक है? तो ये परफॉर्मेंस पीरियड 2 years होगा। अब सेकेंड पॉइंट पर अगर आते हैं तो क्या टाइम वेटिंग इन्वॉल्व्स एवरेजिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। ये कैसे होता है अब हम आगे जाके देखेंगे, राइट? एंड देन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी द एक्चुअल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेटिंग द टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि आप इवेल्युएट करते हैं पोर्टफोलियो की वैल्यू राइट बिफोर सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स। ओके, राइट बिफोर सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स। ओके, सो अभी ये आगे हम जाएंगे तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने ये बात हमने डिटर्मिन कर ली कि जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो इवेल्युएट की जाती है राइट बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट या विड्रॉल। ओके, ये तो मैंने आई हैव रिपीटेड इट वन टाइम बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट। ओके, फॉर यू गाइज नीड टू टेक नोट ऑफ दिस। अब आगे का चले तो देन वी डिवाइड द इवैल्यूएशन पीरियड इनटू सब पीरियड्स, ओके, अलाइंड विद द डिपॉजिट एंड विड्रॉल डेट्स। ओके, इसको मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। I'll make a timeline. Okay, let's say this is a timeline. Let's say we have 2 points in time. This is the total. This is the holding period. This is the performance period. Okay. Okay. Let's say this is, in this case, it's 2 years. Okay. In other words, हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो कि 2 साल के लिए हमने उस पोर्टफोलियो को बेसिकली हमने उसको उसके लिए इन्वेस्ट करना है, राइट? तो इस सिचुएशन में सब पीरियड कैसे होगा? सब पीरियड क्या होगा? सबसे पहले सब पीरियड ये होगा कि हमने लेट्स से दिस इज T=0, दिस इज T=2। ओके, क्यों? बाय दिस 2 बिकॉज दिस इज 2 years फ्रॉम नाउ। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ और T=0। ओके, 2 साल का हमारा परफॉर्मेंस पीरियड है। लेकिन हमने बेसिकली लेट्स से हमने, एंड बाय द वे रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ के सब पीरियड्स कैसे बनेंगे। ये जो है दिस होल पीरियड, ये जो पूरा पीरियड है ये तो पूरा टोटल परफॉर्मेंस पीरियड है।
अब इसके हम बात कर रहे हैं कि हम सब पीरियड कैसे बनाएंगे। तो हम सब पीरियड ऐसे बनाएंगे कि जिस तरीके से हमने सबसे पहले स्टेप में पॉइंट आउट किया कि हम बेसिकली पोर्टफोलियो की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे राइट बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट और विड्रॉल, राइट। तो इसका तो पॉइंट टू अंडरस्टैंड है कि जो आपका सब पीरियड्स हैं वो इन डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स के बेसिस पे होंगे, ओके। नॉर्मली वो टिपिकली डिपॉजिट्स के बेस पे ही होता है। तो लेट्स से कि अगर ये टोटल जो परफॉर्मेंस पीरियड 2 साल का है, लेकिन हमने लेट्स से एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड हमने T=1 के ऊपर हमने एक बेसिकली और डिपॉजिट किया, ओके। हमने इनिशियल डिपॉजिट इधर किया था, डिपॉजिट इनिशियल, ओके, इधर किया। फिर सेकंड डिपॉजिट हमने T=1 पे किया, ओके। तो अगर क्योंकि हमने सेकंड डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड किया है, तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये एक सब पीरियड बन जाएगा, ओके, राइट। इस तरीके से ये और मल्टीपल पीरियड्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल सब पीरियड्स भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी से आई वांट यू गाइस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड के कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। ये मल्टीपल ज़्यादा पीरियड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल माय नोटेशंस नाउ। फिर हम लोग स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 हम कैलकुलेट करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 1 + HPR। प्लीज नोट कि स्टेप 2 में मैंने एक पॉइंट जो बात आपको मेंशन करनी है वो ये है कि हमने जो सब पीरियड्स बनाए हैं, ठीक है ना, हमने बेसिकली ये 0, 1, 2 ये 2 सब पीरियड्स बन गए ना, राइट। तो ये हर सब पीरियड का एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकलेगा। ये हो जाएगा, हम कहेंगे इसको HPR1 और HPR2, ओके, 1 and 2, ओके। होल्डिंग पीरियड रिटर्न 1, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 2, HPR स्टैंड्स फॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ओके। तो अब हम स्टेप 3 पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप 3 पे इन दोनों सब पीरियड्स के जो हमने हर इंडिविजुअली होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला फॉर बोथ द सब पीरियड्स, ओके। तो उसका बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अगेन वी टॉकिंग अबाउट थर्ड स्टेप, तो हम क्या करेंगे 1 + HPR1, ओके, ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाइड है और फिर वापस एक और ब्रैकेट्स खोलेंगे HPR2, ओके। ये बेसिकली हम प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका। व्हेन यू मल्टीप्लाई टू कंपोनेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो रिफर्ड एज टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ, ओके। तो हम बेसिकली इस तरीके से इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न दोनों के इंडिविजुअल हर सब पीरियड का एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर 1+ करके, राइट, 1+ करके ये 1+, सॉरी इधर भी बाय द वे 1+ आएगा, सॉरी, ओके। ये जो है ये दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 1 + HPR, ओके, 1 + HPR2, ओके। तो फिर इन दोनों को हम उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, बस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और फिर if the total investment period exceeds 1 year, then determine the geometric mean of the measurement period return by to determine the annual time weighted rate of return। ये भी कैसे होता है हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखेंगे, ओके। अब हम ये बेसिकली इस स्लाइड के ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, राइट। तो ये आप लोग को दिस इज गोइंग टू गिव यू ऑल द क्लैरिटी यू गाइस नीड, ओके। जो भी अगर आपको कोई चीज़ अभी तक क्लियरफाई नहीं हुई, तो अब इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू हम वर्क थ्रू करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द फाइनल डिटेल्स जो हैं उसकी, ठीक है ना। तो लेट्स से कि हमने पहला पॉइंट हमने एग्जांपल में TWR बाय द वे ऑफ कोर्स इज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज द एब्रिविएशन फॉर इट, ओके। तो द इन्वेस्टर परचेज वन शेयर, ओके, वन शेयर हम इनिशियली द इन्वेस्टर बॉट एट T=0 फॉर $1,000, ओके। तो अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो ये हमने बेसिकली T=0 पे हमने $1,000 की इंजेक्शन की या डिपॉजिट किया एंड वी बॉट 1 शेयर, ओके, 1 शेयर, ओके। और फिर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये यहाँ पर हुआ, इसके अंदर हमने इन्वेस्टर ने एक और शेयर खरीदा फॉर हाउ मच, फॉर $1,200, ओके।
$1200, तो ये +1 शेयर हो गया. ओके राइट. तो बेसिकली T is equal to over this time period not over, but at the end of at this point we have 2 shares in total. Okay, 2 shares in total. Okay, और फिर हमें आगे एंड बाय द वे प्लीज नोट के T is equal to 1 के ऊपर जो हमारी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी गाइज. प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मुझे आप लोग भी वीडियो पॉज करें. इट्स गोना बी गुड एक्सरसाइज फॉर यू गाइज राइट. और आप लोग ये शेयर करें कि T is equal to 1 के ऊपर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी होगी. ओके, आई एम गोना गिव यू गाइज अ मिनट बिफोर आई गिव यू गाइज द आंसर. ओके, तो T is equal to 1 के ऊपर बेसिकली now I'm going to give you as the answer of course, क्योंकि हमें बताया गया कि at the end of the first year T is equal to 1 पे at this point क्योंकि investor bought another share for $1200 and by the way this is the same share we bought for $1000 at T is equal to 0. तो इस वजह से इसका मतलब है कि ये शेयर जो हमने 1000 का खरीदा वो भी 1200 का हो गया है. ऑफ कोर्स राइट, बिकॉज शेयर मार्केट के अंदर तो शेयर्स आर एक कंपनी का शेयर आप जितने भी खरीदते हैं वो प्राइस तो शेयर मार्केट में एक ही प्राइस मिलेगी आपको. ठीक है ना, द सेम टाइप ऑफ शेयर राइट. प्रेफर्ड शेयर और ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी शेयर के फर्क होगा प्राइसेस में, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम शेयर. फॉर एग्जांपल लेट्स से टू कीप थिंग्स सिंपल वी आर सेइंग यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स ही हैं. ठीक है ना, तो अगर आपने एक ऑर्डिनरी शेयर आपका 1200 का खरीदा है तो इसका मतलब है कि दूसरा शेयर भी जो आपके पास T = 0 पे आपने $1000 खरीदा वो भी इस पॉइंट पे 1200 का हो चुका है. ठीक है ना, तो अब T = 1 पे आपकी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है $2400. ओके, वाई बिकॉज $1200 का एक शेयर हो गया और आपके पास इस पॉइंट पे आपके 2 शेयर हो गए. टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इज $2400. अब हमें ये भी बताया गया कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इधर बताया गया है कि एट द सेकेंड विच इज ओवर हेयर इन्वेस्टर सेल्स बोथ द शेयर्स फॉर $1300 ईच. तो अगर उसने 2 शेयर $13 ईच पे बेचे हैं तो उसकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी होगी $2600 की. ओके, इज दैट करेक्ट? यस, दैट इज करेक्ट राइट. अब इसके अंदर एक और पॉइंट, बाय द वे हम टाइमलाइन बना रहे हैं अभी, इसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कैलकुलेशन की कैसे होगी. ठीक है ना, ये मैं आपको टाइमलाइन बना रहा हूँ. इफ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को पहली वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि मेक टाइम लाइन्स, ऑलवेज मेक टाइम लाइन्स बिकॉज दे विल हेल्प यू क्लियरिफाई एनी, कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई एम्बिग्विटी है या कन्फ्यूजन है वो टाइमलाइन बनाने से क्लियर हो जाएगी. ये हो गया. ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गए पोर्टफोलियो की वैल्यू, कैपिटल गेन भी हमें आ गया. ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी एक चीज होती है. बाय द वे टोटल रिटर्न जो है, टोटल रिटर्न इज पार्ट, इसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है कैश फ्लो प्लस कैपिटल गेन्स. ओके, ये आप लोग का जो इनिशियल चैप्टर है ना ट्रेड्स एंड रिटर्न के ऊपर, जो आपकी ये उधर आप लोगों का you'll find this over there. Okay, if you guys would like for me to discuss this, please comment in the comment section below and I will discuss this. Okay, cash flow and capital gains. Okay, तो बेसिकली आपका जो over the first time period from 0 से 1 तक ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आपको बेसिकली एक और जो कैश फ्लो जो आया है जो कि सेकेंड कंपोनेंट ऑफ टोटल रिटर्न है उसके अंदर आपका $20 मिले. ओके राइट, $20 क्यों मिले? क्योंकि आपको इस पॉइंट बताया गया है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के भी एंड पे आपको $20 पर शेयर डिविडेंड मिला. ओके, लेकिन क्योंकि पहले टाइम पीरियड पे यानी कि ओवर दिस टाइम पीरियड आपके पास सिर्फ एक शेयर था और इस टाइम पीरियड के ऊपर हर एक शेयर ने $20 दिए थे. देयरफॉर आपका जो कैश फ्लो है ओवर दिस टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी $20. ओके, और फिर उसने बोला कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर भी आपको $20 मिले, लेकिन क्योंकि राइट सो ओवर दिस टाइम पीरियड इज वेल भी आपको $20 मिले ईच शेयर. लेकिन क्योंकि आपके पास T = 1 इस पॉइंट पे आपके 2 शेयर्स थे, देयरफॉर आपकी टोटल जो कैश फ्लो इनफ्लो होगा वो $40 का होगा. ओके राइट, प्लीज ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये टाइम लाइन समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है.
राइट, यू नीड गाइज नीड टू वर्क ऑन टाइमलाइंस, ताकि आप लोगों को ये कोई कंफ्यूजन या क्लैरिटी या कोई एम्बिग्विटी हो आपके दिमाग में हो, या ये कैसे होगा, राइट। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन एंड इट इज़ ईजी, बट क्यों क्या जो बट इट गेट्स ईजियर विद प्रैक्टिस, ओके। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, गेट इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग टाइम लाइन्स, राइट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग। अब हम लोग इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन पे आएंगे, ओके। राइट, सो ये बेसिकली हमने टाइमलाइन बनाई। अब आ जाते हैं हम, लेट्स डू द कैलकुलेशन, ओके। लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर द टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ओके, यूजिंग फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ओके। सो अब क्या होगा कि होल्डिंग पीरियड 1 जो है, इसके अंदर क्या होगा हमारे साथ, इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि बिगिनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ओके, which in this case was $1000. If you remember, we are told over here कि t is equal to 0 पे, right, which is the beginning of the investment period, हमने $1000 का एक शेयर खरीदा, ओके। तो ये आपका बिगिनिंग वैल्यू, आपकी पोर्टफोलियो की बिगिनिंग वैल्यू $1000 होगी, राइट। फिर आपका डिविडेंड आपको जो आया, डिविडेंड पेड या रिसीव्ड आपको जो था वो $20 का था, ओके, ओवर द फर्स्ट होल्डिंग पीरियड रिटर्न, राइट। हाउ डू वी नो दिस? वी आर told about this over here कि at the end of the first year we received a $20 per share dividend, क्योंकि इस होल्डिंग पीरियड, इस फर्स्ट सब पीरियड या होल्डिंग पीरियड के ऊपर हमारे पास एक ही शेयर था, इस वजह से हम लोग इसको बेसिकली $20 ही मिले हम लोग। और एंडिंग वैल्यू कितनी थी? प्लीज नोट, एंडिंग वैल्यू बात कर रहा हूं, राइट। एंडिंग वैल्यू मीन्स कि आई एम जस्ट रेफरिंग टू द वैल्यू ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो, ओके, या जो द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ओके। क्योंकि आपका बिगिनिंग वैल्यू 1000 थी और हमें बताया गया है कि रिमूव सम ऑफ दिस, हमें ये बताया गया है कि एट टी इज इक्वल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमारे पास सॉरी दोनों ओवर हियर, बट एट द एंड एट टी इज इक्वल टू 1 investor buys another share for $200. So we know कि at the end of the first year, okay, which is the beginning of the second year, right, end of the first year is the same as the beginning of the second year, okay. उस पॉइंट पे आपका कितना था? आपकी एंडिंग वैल्यू हो गई बेसिकली $1200, right? Why? Because इस पॉइंट, if you remember, if I go back, why am I taking 1200 and not 2400? Why am I taking 1200 and not 2400? Let me ask you that question. इसका जवाब ये, अगर आप पीछे जाएं, so इस स्लाइड पे जाएं, एक स्लाइड पीछे, स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें क्या बोला गया था कि हम बेसिकली इवैल्यूएट द पोर्टफोलियो वैल्यू राइट बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिपॉजिट और विड्रॉल इज मेड, ओके। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है इधर, वी जस्ट डिस्कस दिस, ओके। तो इसी वजह से हमने इस पॉइंट के ऊपर एंडिंग वैल्यू, यानी कि टी जी को, अगर मैं टाइम लाइन बनाऊं तो टी जी को 0, 1 and 2, अगर हम इस पॉइंट पे हमारे पास, इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले बोला था हमारे पास 2 शेयर होंगे, लेकिन जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं हम राइट बिफोर वी मेक द डिपॉजिट, तो उस वजह से वैल्यू जो है उस पॉइंट पे $1200 की हो चुकी थी, और क्योंकि आपका सिर्फ एक शेयर था, इस वजह से आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई? $1200, ओके। नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट पीरियड होल्डिंग पीरियड, फर्स्ट होल्डिंग पीरियड। फिर आपका आ गया होल्डिंग पीरियड 2, ओके। इसके अंदर क्या सिचुएशन थी? इसके अंदर बिगिनिंग वैल्यू जो थी, नाउ प्लीज नोट कि अब बिगिनिंग वैल्यू सेकंड होल्डिंग पीरियड पे हम जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमने अब डिपॉजिट कर चुके हैं, ओके। अब हम लोग जो नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग लेंगे, उसके अंदर हम लोग डिपॉजिट के बाद देख रहे हैं, ओके। ऑल्दो ये टाइमलाइन के ऊपर t is equal to 1 के ऊपर 0 and this 2 इस पॉइंट पे डिपॉजिट हुआ था, लेकिन जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न की हम बात करेंगे, जो एंडिंग वैल्यू पे, वो हम डिपॉजिट राइट बिफोर द डिपॉजिट, और फिर जब बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर की हम बात कर रहे हैं, जब हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न 2 पे आएंगे बिगिनिंग वैल्यू पे, तो उस वक्त हमने राइट आफ्टर द डिपॉजिट हमने लेना है, ठीक है ना।
तो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस, सो वी हैव मोर स्पेस टू वर्क विद. ओके, सो तो बात यह है कि let me actually change the color of the pen. Holding period, let me actually remove all this. Let me do it in another color. Holding period 2. Okay, इसके अंदर beginning value जो है वो हो गई $2400 हो गए. Why? Because इस पॉइंट के ऊपर एक शेयर की वैल्यू $1200 थी और आपके पास दो शेयर्स थे इस पॉइंट पे, राइट? तो इस वजह से आपके पास $2400 की आपने बिगिनिंग वैल्यू ली. फिर आपने डिविडेंड आपको कितना आया? वो $40 आया, राइट? एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, द सेकेंड होल्डिंग पीरियड के एंड पे आपने $40 कमाए, क्योंकि आपको एक शेयर ने, हर शेयर ने $20 दिया और आपके दो शेयर थे, इस $40 की आपको डिविडेंड मिल गया. अब आपकी एंडिंग वैल्यू कितनी हो गई? एंडिंग वैल्यू, ओके, not the total portfolio value, I'm talking about the ending value of the shares. Okay, वो होगी आपकी $2600. How do we know that? क्योंकि हमें इधर इस पॉइंट पे बताया गया है, इस पॉइंट पे कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इन्वेस्टर सेल्स बोथ फॉर $1300 ईच. तो अगर $13 का एक है आपने बेचा तो आपको टोटल वैल्यू कितनी हुई? 2600, क्योंकि आपके पास दो शेयर्स थे, राइट? तो ये आपके बेसिकली दो होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स आ गए, राइट? Beginning values, dividends paid during those periods, right? So we are getting what? Beginning value, dividends paid and ending value. इधर भी यही है, beginning value, dividend paid and ending value, right? अब हम देखते हैं कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना? ये तो अभी हमने, ये जो हमने पूरी एक्सरसाइज की, हमने सेटअप किया है अभी, ओके? इससे पहले जो मैंने आपको टाइमलाइन बनाई थी वो आपको क्लैरिटी करने के लिए बनाई थी. यू कैन यूज दैट टाइमलाइन टू मेक to do the second step जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन it's better to do it this way. Okay, timeline बनाए initially very quickly so you can understand any ambiguity या कोई confusion हो वो timeline से clarify हो जाएगी. फिर ये इस प्रोसेस को आप कर लें तो इससे आपके लिए और क्लैरिटी आ जाएगी, आसान हो जाएगा अगला स्टेप, राइट? ओके, सो कीपिंग दिस इन माइंड, अब मैं क्या करूँगा? आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द एनोटेशंस. ओके, अगर मैं एनोटेशंस हटा दूँ, ठीक है? अब हम स्टेप 2 पे आ गए. ओके, स्टेप 1 हमने कर लिया, ठीक है? हमने बेसिकली होल्डिंग पीरियड्स की, हमने कैश फ्लोज, बिगिनिंग वैल्यूज, एंडिंग वैल्यू और डिविडेंड निकाल लिए. ओके, अब हमारा जो सेकंड स्टेप 2 है, स्टेप 2, इसके हमने क्या करना है? हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं दोनों पीरियड्स के, राइट? क्योंकि इसके ना दो, मैं दो कह रहा हूँ, वरना इट कैन बी मोर देन 2 एज वेल, राइट? तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? होल्डिंग पीरियड 1, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 1 कैसे कैलकुलेट होगा? ब्रैकेट ओपन, अनदर ब्रैकेट, $1200, ओके, प्लस $20, ओके, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 1000, ओके, डॉलर्स, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -1, ओके. इफ वी डू द मैथ तो हमें कितना आएगा? वील गेट, लेट्स सी, I think it's going to be 22%. Okay, let's see. 1200 plus 20, 1220 divided by 1000 minus 1. Okay, yeah, 22%. Okay, 0.22 or 22%. Okay, this is the holding period return for the first period. Okay, let's do it for the holding period return for the second period. इसके अंदर भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ब्रैकेट ओपन, देन another brackets, $260. Okay. So 2600, okay, not 2600, plus $40, okay, this is the dividend. This is what? 2600 was the value at the end, okay, remember. Or remember this, if I go to the first holding period return, this is the value at the end, okay, okay. And by the way, अगर आपको मैं holding period return का एक very quickly formula बताऊं, HPR is equal to ending value plus cash flow divided by ending value plus cash flow divided by beginning value. Okay, this is how you calculate the HPR, holding period return. यही फॉर्मूला हमने इधर भी अप्लाई किया और हमने यही फॉर्मूला इधर भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू रिमूव दिस बिकॉज जरा सा जंबल अप हो रहा है बहुत, राइट? सो ये होगा, ठीक, राइट? सो दिस इज द एंडिंग वैल्यू, दिस इज द कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड, ब्रैकेट क्लोज,
okay, and then this whole thing divided by $2400, okay, bracket close, minus 1, okay. When we do the math, let's see, I think it's going to be 10%, but let's see. So we get 2600 plus 40, 2640 divided by, sorry, right, yeah, 10%, okay. It's going to be 10% or 0.1, okay. तो ये हमारे दोनों होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स आ गए. होल्डिंग पीरियड रिटर्न में हमें 22% आया और होल्डिंग पीरियड रिटर्न के अंदर 2 के अंदर हमें 10% आया, ओके. दिस आर द टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स दैट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड फॉर आवर ओवरऑल, जो हमारा टोटल परफॉर्मेंस पीरियड है, राइट. तो ये तो हो गए हमारे दोनों होल्डिंग पीरियड. अब प्लीज रिमेंबर कि अभी हम लोग की ये कैलकुलेशन एंड नहीं हुई है. I am going to remove all this, okay, and then we get to this third step, okay. Now we're coming to step 3. इसके अंदर हम लोग we are going to find the compound annual rate that would have produced a total return equal to the return on the account over the 2-year period, okay. So ये हम ये कर रहे हैं. अच्छा, इसके अब सिंपल कैलकुलेशन है. We are going to do this, okay. Now look at this. This is very simple. हमने अगेन होल्डिंग पीरियड रिटर्न 1 जो था वो 22% था और होल्डिंग पीरियड रिटर्न 2 वॉज 10%. रिमेंबर दिस, ओके. अगर ये सिचुएशन है तो इसके अंदर हम लोग अगेन रिमेंबर हम लोग टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस HPR1 विच इज दिस 22%, ब्रैकेट क्लोज, ओके, multiplied product of bracket open 1 plus HPR2, okay. तो अगर हम ये करें तो ये हो जाएगा 1.22%, सॉरी नॉट परसेंट, 1.22, okay, bracket close and then bracket open again and 1.10, okay. So when we do right, ये हो गया. अब एक फाइनल स्टेप जो एक और हमारा करना है इसके अंदर वो ये है कि हमने इसका, इफ यू गो बैक, ये फाइनल स्टेप ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड एक्सीड्स 1 ईयर, विच हमारे केस में इट डज बिकॉज द टोटल हमारे जो इन्वेस्टमेंट पीरियड 2 साल का है, तो हमें उसका जियोमेट्रिक मीन लेना पड़ेगा, ओके, ऑफ द मेजरमेंट पीरियड रिटर्न टू डिटरमिन द एनुअल टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न. तो अगर ये हम करेंगे तो अगर हम लोग को रिमेंबर कि हम लोग को बेसिकली ये फॉर्मूला होगा ब्रैकेट्स के अंदर, राइट, दिस रेज टू द पावर 1/2, ओके, रेसिप्रोकल रेज टू पावर 1/2, राइट, एंड देन -1, ओके. व्हेन वी डू दिस प्लीज नोट कि ये 1/n किया है हमने, राइट, 1 रेज टू पावर 1/n किया है, राइट. ये कैलकुलेशन हमने इस तरह की है और इस तरह व्हेन यू डू दैट, राइट, when we do the math, तो अगर हम ये करें कि 1.22 multiplied by 1.1, okay, raised to the power 0.5, तो 15.84 आया था. we get 1.1584, okay. then we do -1 और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो we get, when we do the math, we get 15.84%. This is your 15.84% is your time weighted rate of return, okay. All right guys, so that is how we calculate time weighted rate of return. मैं एक इसके अंदर जो आपको एक डिटेल देना चाहूंगा वो ये है कि टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज यूज्ड जिस वक्त जब हम लोगों के या पोर्टफोलियो मैनेजर के हाथ में कैश फ्लोज का कंट्रोल नहीं होता, ओके. टाइमिंग का, ओके, टाइमिंग का जो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है ये, ओके, I'm going to repeat that, okay, because it's so important. The thing to understand is कि टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो है TWRR, ये जो है बेसिकली is not affected by the timing of cash inflows and outflows, okay.
or in the investment management industry, time weighted return is the preferred method of performance measurement, right? And I'm reading right from my slides, because portfolio managers typically do not control, yes, this is what I said initially, do not control the timing of deposits to the portfolio or withdrawals from the accounts, okay, right? Because अगर let's say अगर आपका जिस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं डिसाइड कर रहा था कि पैसे कब आएंगे और जाएंगे, वो तो इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं. अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हुए हैं तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने कब पैसे और लगाने हैं, राइट? तो वो तो एक फंड है, फंड तो बस इज देयर, उसके अंदर इंजेक्शन और इजेक्शन, ओके, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल जो हो रहे हैं वो इन्वेस्टर्स की डिस्क्रिप्शन पे है, नॉट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर. इस सिचुएशन के अंदर रिमेंबर कि जब इन द deposits and withdrawals are not at the discretion of the portfolio manager, उस situation में हम basically time weighted rate of return use करेंगे, okay, instead of the money weighted rate of return. Okay guys, that's it for this video. I am going to see you guys in the next one, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे we're going to start with a new learning objective, right? And please note कि ये वीडियो और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, राइट? तो जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जो ये इस टाइम वेटेड रिटर्न के साथ खत्म हुआ, ये बेसिकली लास्ट दो वीडियोस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, राइट? क्योंकि वो लास्ट जो हमने अभी कंप्लीट किया ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर हमें मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना था और उसकी डिस्कशन करनी थी, और टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न की. ये दोनों हमने टाइम वेटेड के अंदर हमने इस वीडियो में किया और मनी वेटेड हमने लास्ट वीडियो में किया. तो ये हमारा एक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया इस लर्निंग मॉड्यूल में से या इस चैप्टर में से, विच इज बेसिकली रेट्स एंड रिटर्न्स, राइट? अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नया एक बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.